हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या यूं कह लीजिए कॉमर्स की पढ़ाई की धुरी अकाउंट और अकाउंट की पहली शाखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हर एक रूल उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा ध्यान आपके एग्ज़ाम पेपर की सफलता सुनिश्चित करना होगा। हम यहाँ जो कुछ भी लेकर आएंगे आपके लिए वो आपकी एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित करेगा। आप अगर सबसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। आपकी सफलता सुनिश्चित करना ही हमारा एकमात्र मकसद होगा। अगर आप ये सोचते हैं, आप पहले ये पूरी क्लास अटेंड करिएगा। आपको ये पूरी क्लास मिलने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो हमें बेहतर पढ़ाई दे सकता है, तो आप हमसे और भी बेहतर पढ़ाई पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के जरिए अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक नियमित क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने लिख रखा बोर्ड पे ना जर्नल। मैं आपको अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जर्नल कहते किसे हैं, जर्नल बनाया कैसे जाता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। हमने ये कहा था कि प्रारंभिक लेखों की एक बही होती है, उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिदिन। अर्थात व्यवसाय से संबंधित जो लेन देन होते हैं, जब उनका प्रतिदिन के आधार पर लेखा किया जाए और वो भी दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर, उसे ही जर्नल कहते हैं। जर्नल में लेखा करना एंट्री करना कहलाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपने जान लिया। फिर आप जर्नल में लेखा करने का नियम भी पढ़ चुके हैं। जर्नल में लेखा करने का नियम क्या होता है? मैंने कहा था व्यवसाय है, व्यवसाय में लेन देन होगा, और जैसे ही व्यवसाय में लेन देन हुआ उन लेन देनों को हम लिखते हैं। तो व्यवसाय में जब लेन देन हुआ उसको हमने लिखा, वही जैसे ही व्यवसाय के लेन देन को लिखा वो बुक कीपिंग कहलाया। ठीक है, और बुक कीपिंग से ध्यान देके समझिएगा, जैसे ही लेन देनों को हमने लिखा वो बुक कीपिंग कहलाया। बुक कीपिंग से किसी व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, तुरंत हम उससे क्या बनाना चाहेंगे? जर्नल। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार फिर हम जर्नल तैयार करते हैं। तो कोई एक लेन देन होगा, उससे दो पक्ष प्रभावित हुए, हमने वो दो पक्ष निर्धारित किए। जब हमने वो दो पक्ष निर्धारित कर लिए तो ये डिसाइड किया वो कौन से दो खाते होंगे जो प्रभावित होंगे, और उन दोनों खातों को सुनिश्चित करने के बाद हम जर्नल में लेन देनों का लेखा करने का नियम लेके आए। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इन्हीं नियमों के साथ जर्नल एंट्री बनाई जाती है। मतलब अगर आप एक सीक्वेंस जानना चाहते हैं तो व्यवसाय है, बिजनेस, व्यवसाय में लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन। जैसे ही व्यवसाय में लेन देन होगा उन लेन देनों को हमने लिखा
और व्यवसाय के लेन देनों को जैसे ही हम लिखेंगे वो बुक कीपिंग कहलाया। बुक कीपिंग से तुरंत हम दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार जर्नल बनाएंगे। और जर्नल बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, सिर्फ इतना, दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार जर्नल बनाने के लिए हमें पहले 2 पक्ष ढूंढने होंगे। जब वो 2 पक्ष मिल जाएंगे, देखेंगे वो कौन से 2 अकाउंट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और उन अकाउंट के रूल लगाएंगे और उसी से हम क्या बनाएंगे, जर्नल। कंफर्म। ये इतना कुछ आपको सिस्टम बाय सिस्टम याद रखना होगा कि लेन देन होगा, लेन देन में बुक कीपिंग से हमें दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार जर्नल बनाना होगा। जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले उस लेन देन से जो 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, पहले हमें उनको डिसाइड करना होगा। फिर उनके लिए वो 2 खाते कौन कौन से हैं वो, और जब वो 2 खाते मिल जाएंगे तो हम उन दोनों खातों के नियमों के अनुसार ही क्या बना देंगे, जर्नल बना देंगे। कंफर्म। चलिए ये मान लिया। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि माल शब्द से हम लेखा नहीं करते। माल शब्द अगर मिला तो 2 टुकड़ों में टूटेगा, या तो परचेज होगा या तो सेल। परचेज डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगा। परचेज है तो परचेज रिटर्न हो सकता है, सेल है तो सेल रिटर्न हो सकता है। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। फिर हमने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि कौन से लेन देन नकद होते हैं और कौन से लेन देन उधार होते हैं। और अंत में आके आपने छूट भी पढ़ लिया था। इसके बाद हम आपको जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाना चाहते हैं। तो चलिए हम जर्नल एंट्री के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं कि आप जर्नल बनाएंगे कैसे। ठीक है, हम आपके लिए इलस्ट्रेशन 1.1 लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको जर्नल बताया गया है, जर्नल के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको वहाँ पे जर्नल एंट्री सिखाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रमुख टास्क है आपको जर्नल सिखाना। हम आपको जर्नल सिखाना चाहते हैं। तो जर्नल का हम एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं। ऐसे ही आप भी जर्नल का एक फॉर्मेट बनाएंगे, तभी आप जर्नल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप आज जर्नल बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। जर्नल, ठीक है, जर्नल। तो जर्नल में आपने पढ़ रखा है कितने कॉलम बनते हैं, 5। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, एलएफ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कंफर्म। चलिए हम एक एक बातें अपने कॉन्सेप्ट पे आप डटे रहिएगा। भाई सबसे पहली चीज़ तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए, और बेटा आपसे एक गुजारिश है कि हम बीके झा की बुक को आधार मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें एक ना एक किताब को आधार मानना होगा। तो हमारे करीब में सबसे नज़दीक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत RRPG कॉलेज अमेठी आता है, जो हमारे सबसे करीब में है और हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इससे है। तो हमने उनके लिए किताब को बेस मान लिया। बाकी आप किसी भी किताब के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितने रूल हमने बताए हैं उनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे अभी और रूल आपको मिलेंगे। तो हम एक किताब डॉक्टर बीके झा की लिखी हुई किताब है, इस किताब के इलस्ट्रेशन को हमने बेस माना। अब इसको बेस इसलिए माना कि इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आगे चलकर आपको लेज़र भी सिखा देंगे, ट्रायल बैलेंस भी आप सीख जाएंगे, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट भी आगे सीखिएगा। तो चलिए निम्नलिखित लेन देनों की जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए और इनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। तो भाई भी हमने लेज़र नहीं पढ़ा है, जब खाता बही हम पढ़ेंगे तब खतौनी करेंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपके पास बुक होनी चाहिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो रिक्वेस्ट है आप पहले पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तभी आप आगे चलिएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। त्रिलोक डेट वाइज दिया हुआ है 1999 में जून 1 त्रिलोकीनाथ ने रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया 50,000। जून 2 कार्यालय के लिए नकद फर्नीचर खरीदा 6,000 का।
जून 4 माल नकद खरीदा। बहुत से नियम अब यहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे बेटा और आपको याद रखने होंगे। हम उन चुनिंदा नियमों को भी लेके आएंगे आपके लिए जिनमें हम ये समझेंगे कि आप फंस सकते हैं। आप 11th या 12th में आप जब इस लेसन को पढ़े होंगे जर्नल लेजर, तो आपको 4 महीने का समय लगा होगा। वो क्लासेस हमें 4 दिन में आपको देनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको 100% दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मैं आपको उतना दे रहा हूँ कि आप 1000% कर सकते हो। बस आप वो शुरुआत करिए, कहीं दिक्कत होगी हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। तो माल नकद खरीदा 4 जून को 12,500 का। माल खरीदा फैंसी स्टोर से और मॉडर्न टेक्सटाइल से। सेम डे ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहाँ कंपाउंड एंट्री हम बनाते हैं, अभी वो भी सिखा देंगे, ठीक है। फिर 8 जून को फैंसी स्टोर को माल वापस किया, कितने का? 500 का। फैंसी स्टोर को उनके हिसाब किताब के पूर्ण भुगतान में 2% नकद छूट काट कर भुगतान कर दिया। मंगलम लिमिटेड को माल बेचा 9,600 का। स्वामी के लिए माल खरीदा, स्वामी के लिए माल खरीदा, वो भी कितने का? 400 का। आगे आ गए। मॉडर्न टेक्सटाइल को दिए 1,950 और छूट प्राप्त की 50। मॉडर्न टेक्सटाइल से माल खरीदा 3,000 का। मंगलम लिमिटेड से प्राप्त किए 6,380 और छूट दी 120। मंगलम लिमिटेड को माल बेचा 2,000 का। अशोक लिमिटेड को नकद माल बेचा 5,000 का। मोहन ब्रदर को माल बेचा और उन्हें 10% व्यापारिक छूट दी 7,500 की। वेतन के 1,200 रुपये, सामान्य व्यय के 800 रुपये और मजदूरी के 180 रुपये दिए। और फर्नीचर पर ह्रास चार्ज हुआ, वो भी कितने रुपए? 600 रुपये। कन्फर्म? चलिए एक एक पर एक एक नियम आपको मिलना है भाई। हम एक एक बात लिखते हैं। पहले त्रिलोकीनाथ ने रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया। त्रिलोकीनाथ ने रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, ऐसा आप कह लीजिए। व्यापार आरंभ किया, वो भी कितना? 50,000। तो इसे हम स्टार्टिंग एंट्री कहते हैं, ओपनिंग, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो यहाँ किसने बिजनेस स्टार्ट किया? त्रिलोकीनाथ ने। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, तो हमें त्रिलोकीनाथ से तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं। त्रिलोकीनाथ ने व्यापार आरंभ किया, अब इसी जगह पे त्रिलोकीनाथ से कोई मतलब नहीं है, वो अलग हट लिए, ठीक है। अब बात करिए व्यापार की। व्यापार आरंभ हुआ तो कितना पैसा व्यापार में आया? त्रिलोकीनाथ ने 50,000 दिया था, मतलब वो पूरे 50,000 रुपये बिजनेस में आए। तो सबसे पहली चीज़, एक फैक्टर है 50,000 रुपया। ये त्रिलोकीनाथ हट गए, क्यों? क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है। व्यापार स्थापित हो गया तो व्यापार एक अलग इकाई बन गई और त्रिलोकीनाथ तो मालिक हैं, इनकी कहानी खत्म। तो रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो वो कितने रोकड़ थे? 50,000 रुपये। वो व्यापार में आए हैं, और जब व्यापार में पैसा आता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और याद रखिएगा, हम पीछे बता चुके हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय ये मानता है कि मालिक ने हमें इतना पैसा दिया है तो आज नहीं तो कल हम इनके पैसे को वापस करेंगे, ये हमारा दायित्व है। इसलिए पूंजी सदैव क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि मालिक के द्वारा दिया गया पैसा व्यवसाय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि व्यवसाय ये मानता है कि आज नहीं तो कल हमें इनके पैसे को वापस करना है। इसलिए पूंजी हमेशा दायित्व होता है और क्रेडिट होता है। संपत्तियां डेबिट होती हैं, दायित्व क्रेडिट होते हैं, याद रखिएगा। तो क्या बात बनी? त्रिलोकीनाथ ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 50,000 रुपये की पूंजी से व्यापार आरंभ हुआ। किसने किया? नहीं मतलब खत्म, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम सन लिखते हैं, डेट में 1999। फिर हम महीना लिखते हैं, कौन सा है? जून।
और जून में कौन सी डेट है, 1 जून। त्रिलोकीनाथ ने व्यापार आरंभ किया कितने से, 50,000 रुपये की पूंजी से। तो त्रिलोकीनाथ तो खत्म हो गए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मालिक और व्यवसाय दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, तो रोकड़ और पूंजी, जब रोकड़ से व्यापार आरंभ होता है तो उसे पूंजी कहते हैं। तो आपने पढ़ा है पूंजी सदैव क्रेडिट होगी, बिजनेस की लायबिलिटी है। रोकड़ ये कौन सा अकाउंट है, रियल। व्यापार में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जब व्यापार आरंभ हुआ तो व्यापार में पैसा आया, व्यापार बन के सोचिएगा। त्रिलोकीनाथ ने दिया था, व्यापार को दिया था, तो व्यापार में पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? आपने अभी कहा ना कि जब रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया जाएगा, जब रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया जाएगा तो वो पूंजी कहलाती है, और पूंजी सदैव व्यवसाय की लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिट होती है। तो पूंजी तो हो गई क्रेडिट। और कैश व्यवसाय में आया है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम क्या है, आने वाली को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट करता है। हमने यहाँ एक लाइन खींच दी थी, फिर मिटा दिया। नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना कंपलसरी अब नहीं रहा है, चाहे तो नरेशन लिखें चाहे तो ना लिखें, लेकिन सीखिए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, क्या लिखना होगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन भी कह सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड भी कह सकते हो। व्यवसाय शुरू हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, खत्म। वो भी कितनी पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ किया गया है, 50,000। व्यवसाय में रुपया आ गया और वही 50,000 रुपये पूंजी हो गई। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए, नहीं दिक्कत, आगे चलते हैं। फिर से सुन लो, 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ हुआ, तो वो 50,000 रुपये बिजनेस में आए। जब वो 50,000 रुपये बिजनेस में आए तो वो तो हो गए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और जब 50,000 रुपये बिजनेस में लगाकर व्यापार आरंभ किया गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बिजनेस के लिए सदैव लायबिलिटी होती है, वो क्रेडिट होता है। ठीक है, व्यवसाय में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, और पूंजी सदैव क्रेडिट होती है। आगे बढ़ जाते हैं। कार्यालय के लिए नकद फर्नीचर खरीदा, नकद फर्नीचर खरीदा। पहली चीज तो यह है, नकद खरीदा है, ना भी लिखा होता तो भी, और खरीदा है मतलब माल होगा। तो यहाँ 3 बातें आती हैं। अगर माल शब्द हो, अगर माल लिखा हो तो यहाँ कितनी बातें आती हैं, 3। माल में केवल माल लिखा है कि माल का नाम लिखा है। ठीक है, जैसे लिखा होता माल का, यहाँ लिखा होता नकद माल खरीदा, तब क्या नियम होता। और यहाँ माल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदा, मतलब नाम लिखा है। नाम में 2 हो जाता है, वो निर्जीव है कि सजीव है, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको नियम पता लग जाएगा। आपने नई विधा ये पढ़ी है, नई विधा, आपने नई विधा ये पढ़ी है कि अगर माल लिखा हो तो हम माल से एंट्री नहीं करते, तुरंत ये कितने टुकड़ों में टूट जाता है, 2। या तो हम परचेज लिखेंगे या तो हम सेल। लेकिन यहाँ माल नहीं लिखा, तब क्या करेंगे। जब माल शब्द ही लिखा हो तब ये बात बनती है। जब माल ना लिखा हो, कोई वस्तु दी गई हो, हमने ये खरीदा, जैसे पेन, पेंसिल, पंखे, कूलर, एसी, फर्नीचर, तब क्या करेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कोई वस्तु खरीदा, मतलब उस माल का नाम लिखा है कि क्या खरीदा है। तो उसमें आप ये देखिएगा कि सजीव वस्तु खरीदा कि निर्जीव वस्तु खरीदा। जैसे फर्नीचर है, नकद माल नहीं खरीदा, माल में क्या देखा है, फर्नीचर खरीदा, मतलब कोई वस्तु। तब वो वस्तु निर्जीव है या सजीव। अगर वो निर्जीव है तो हम उसी के नाम से एंट्री करेंगे जो खरीदा है। और अगर वो सजीव है, जैसे अभी यहीं पे कहा होता घोड़ा खरीदा, गधा खरीदा, बकरी खरीदा, कुछ भी लिखा होता, तब क्या करते, वो सजीव होता। और जब सजीव आता है तो हम लिव स्टॉक से एंट्री करते हैं। आगे नियम आपको मिलेगा। जब सजीव वस्तुएं आती है तो हम किससे एंट्री करते हैं, लिव स्टॉक से। निर्जीव वस्तुएं आती है तो उसी के नाम से, और माल आता है तो परचेज या सेल से। मतलब कितने नियम बन गए, 3।
ठीक है, तो पहले यहाँ फिर से जान लीजिए नियम क्या है। अगर माल शब्द लिखा हुआ आएगा तो माल शब्द से एंट्री नहीं होगी। ठीक है, एंट्री हमें किससे करनी होगी, परचेज या सेल से। यहाँ माल नहीं लिखा, वस्तु का नाम लिखा है। जब वस्तु का नाम लिखा हो तब दो नियम है, निर्जीव वस्तु खरीदा या सजीव। अगर निर्जीव वस्तु खरीदा तो उसी के नाम से एंट्री होगी, और अगर सजीव वस्तु खरीदा तो लिव स्टॉक से एंट्री होगी। तो आइए, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर है एक, और कितने का फर्नीचर खरीदा, क्वेश्चन में दिया है 6,000 रुपये का। तो चूंकि नकद खरीदा इसलिए 6,000 रुपये, मतलब कितने पक्ष मिल गए, दो, एक तो फर्नीचर और नकद खरीदा है तो 6,000 रुपये। तो फर्नीचर कौन से अकाउंट का प्रतिनिधित्व करता है, रियल। 6,000 रुपये कौन से अकाउंट का प्रतिनिधित्व करता है, रियल। भाई दोनों के लिए अकाउंट तय कर देंगे। हमने कहा ना नकद फर्नीचर खरीदा, तो जब नकद फर्नीचर खरीदा तुरंत कारण क्या आ जाएगा, कैश। कितने का, 6,000 का। तो एक तो हो गया फर्नीचर और एक होएगा 6,000 रुपये। अब खरीदा से कोई मतलब नहीं, यहाँ लिखा होता माल खरीदा तो फिर माल हट जाता, खरीदा रहता। और जब वस्तु का नाम लिखा है तो फिर खरीदा हट जाएगा, केवल वस्तु रहेगी। तो नकद फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपये का। नियम याद रखते चलिएगा। अब देखिए ये फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल। 6,000 रुपये कौन सा अकाउंट है, रियल। तो 6,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, चूंकि दोनों रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का नियम क्या है, आपने पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पूरी बात फिर से जान लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है नकद फर्नीचर खरीदा, तो जब नकद फर्नीचर खरीदा तो दो पक्ष ढूंढिए। नकद है तो मतलब एक पक्ष तो ये होगा ही होगा, और दूसरा पक्ष है फर्नीचर। तो फर्नीचर रियल अकाउंट, नकद मतलब पैसे भी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का नियम है आने वाली को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा तो मतलब हमारे पास फर्नीचर आया, तो जब फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आने वाली को डेबिट करते हैं। और 2, फर्नीचर खरीदा है तो नकद खरीदा है तो पैसे हमारे पास से चले गए हैं, कैश अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। कितने का, 6,000 का। कहीं कोई दिक्कत, डेट क्या दी गई है, 2 जून। कौन सी डेट दी गई है, जून 2, जून 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माल नकद खरीदा, अगली लाइन में लिखा है माल नकद खरीदा। ठीक है, क्या लिखा है, माल नकद खरीदा। तो हमने अभी कहा था अगर माल शब्द लिखा है तो तुरंत आप इसको छोड़िए, ढूंढो खरीदा है या बेचा। तो खरीदा, एक तो ये हो गए, माल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माल तुरंत परचेज या सेल में टूट जाता है। और दूसरा क्या है, नकद। तो कितने का है माल खरीदा है, 12,500 का। तो माल नकद खरीदा, तो एक तो हो गया नकद और एक हो गया खरीदा। तो खरीदा तो आप शायद पढ़े हो कि हमेशा क्या होता है, डेबिट। और नकद खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट होगा, रियल। तो माल नकद खरीदा तो माल आपके पास आएगा और पैसे आपके पास से जाएंगे। तभी आप बिजनेस बन के सोचो, आप बिजनेस हो, तो जब माल नकद खरीदा तो आपके पास माल आ रहा है, चूंकि खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और नकद खरीदा है तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे आपके पास से चले गए, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का माल खरीदा है, 12,500 का। तो 12,500 बीइंग गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा। ठीक है, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने को, 4 जून को। चलिए फिर 5 जून को माल खरीदा। अब यहाँ नकद शब्द नहीं लिखा, अभी तक नकद लिखा था। माल खरीदा और लिखा हुआ है किससे किससे खरीदा। मैंने बार बार कहा जहाँ माल शब्द लिख दिया जाए तुरंत आप देखिएगा कि नकद खरीदा कि उधार खरीदा, खरीदा कि बेचा, ये देखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है माल, माल खरीदा।
क्वेश्चन में लिखा है माल खरीदा और आगे दो पार्टी का नाम लिखा हुआ, किससे? फैंसी स्टोर से, फैंसी स्टोर से और मॉडर्न टेक्सटाइल से। मतलब किन लोगों से खरीदा? इन दो से खरीदा, फैंसी स्टोर से और मॉडर्न टेक्सटाइल से। फैंसी स्टोर, मॉडर्न टेक्सटाइल, इन दो से खरीदा है। फैंसी स्टोर से कितने का खरीदा? 6,000 का। और मॉडर्न टेक्सटाइल से कितने का खरीदा? 8,000 का। और ये सब कब खरीदा है? 5 जून को। ये सब कब खरीदा है? 5 जून को। अब आइए तय करते हैं। माल खरीदा, फैंसी स्टोर से खरीदा 6,000 का, मॉडर्न टेक्सटाइल को खरीदा 8,000 का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक नियम कि जब कभी सेम डे ट्रांजैक्शन हो, ध्यान देना, जब कभी सेम डे ट्रांजैक्शन हो और एक ही पक्ष में बार बार एंट्री हो तो हम दोनों को एक साथ कर देते हैं, उसे ही कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कैसे? तो यहाँ 2 बार एंट्री हम चाहे बनाएं, माल खरीदा फैंसी स्टोर से, माल खरीदा मॉडर्न टेक्सटाइल से। चूंकि एक ही दिन में बार बार खरीदा है इसलिए दोनों को एक साथ कर देते हैं, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। मतलब जब एक दिन विशेष में एक ही पक्ष में बार बार एंट्री हो तो हम सबको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो माल खरीदा है, नकद या उधार, पार्टी का नाम दिया है, किससे खरीदा है? तो उधार है। तो अब एक पक्ष तो ये है फैंसी स्टोर, मॉडर्न टेक्सटाइल, दोनों के लिए अलग अलग एंट्री करनी होगी। मॉडर्न टेक्सटाइल भी एक पार्टी हो गई, एक पार्टी फैंसी स्टोर हो गई, ये दोनों पर्सनल अकाउंट हैं। और माल खरीदा है तो एक पार्टी तो है माल, तो माल शब्द से एंट्री नहीं होगी, एंट्री किससे होगी? खरीदा। तो आप शायद पढ़े हो कि खरीदा तो क्या हो जाता है? डेबिट। ठीक है, खरीदा क्या हो जाता है? डेबिट। तो आइए यहाँ पे माल खरीदा है ना, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने भी कहा था माल शब्द से एंट्री नहीं होगी, फिर एंट्री किससे होगी? परचेज या सेल से। तो माल खरीदा है मतलब किससे एंट्री होगी? परचेज से, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कब? 5 जून को। अब यही ध्यान दीजिएगा, माल खरीदा तो माल से एंट्री नहीं होगी, आप ऐसे भी समझ सकते हो, माल खरीदा, माल से एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी खरीदा से, डेबिट हो गया। अब यही ध्यान दीजिए, अगर नकद खरीदा होगा तो कैश जाएगा, अगर उधार खरीदा होगा तो जिससे खरीदा होगा वो आएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये किस अकाउंट का प्रतिनिधित्व करेंगे? पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। जब हमने खरीदा है तो श्योर है उन्होंने हमें दिया होगा, वो देने वाले हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिससे हम सामान खरीदे रहे हैं वो हमको माल दे रहा है, देने वाला है, तो इसलिए वो क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ हमने किससे खरीदा है? फैंसी स्टोर से, तो फैंसी स्टोर देने वाले हो गए। और मॉडर्न टेक्सटाइल, मॉडर्न टेक्सटाइल, इन दोनों ने हमें दिया है। फैंसी स्टोर से, अब यहाँ पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। तो फैंसी स्टोर से हमने कितने का माल खरीदा है? 6,000 का। मॉडर्न टेक्सटाइल से हमने कितने का माल खरीदा? 8,000 का। दोनों से मिला के हमने कितने का माल खरीदा है? 14,000 का। कंफर्म? दोनों से मिला के हमने कितने का माल खरीदा है? 14,000 का। ध्यान देना, यहाँ बुक में थोड़ा एक मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है? इन्होंने जो माल खरीदा है वो अमाउंट उल्टा दे दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये दिया गया फैंसी स्टोर से इन्होंने खरीदा है 8,000 का। फैंसी स्टोर से इन्होंने कितने का खरीदा है? 8,000 का, क्योंकि उल्टा हो गया है। फैंसी स्टोर से 8,000 का, सोल्यूशन में उल्टा किए हैं तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, हम भी उलट देते हैं, क्वेश्चन में आप उलट दीजिएगा। फैंसी स्टोर से खरीदा है 8,000 का और मॉडर्न टेक्सटाइल से कितने खरीदा है? 6,000 का। तो फैंसी स्टोर से खरीदा है 8,000 का, मॉडर्न टेक्सटाइल से खरीदा है 6,000 का। कहीं कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, माल शब्द से एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी परचेज या सेल से। तो यहाँ कहा है माल खरीदा तो परचेज डेबिट। ठीक है, किससे खरीदा? फैंसी स्टोर से, फैंसी स्टोर देने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। मॉडर्न टेक्सटाइल से खरीदा है, मॉडर्न टेक्सटाइल देने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। कंफर्म? तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए ये भी बन गया। अब इसके बाद फैंसी स्टोर को माल वापस किया, कितनी तारीख को? 8 जून को। 8 जून को फैंसी स्टोर को माल वापस किया।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए फैंसी स्टोर से माल कितने का खरीदा था, 8,000 का। उसी में से 500 रुपये का माल पसंद नहीं आया, माल वापस किया, फैंसी स्टोर को रिटर्न किया। फैंसी स्टोर को 500 रुपये का माल, 500 रुपये का माल वापस किया। तो फैंसी स्टोर को 500 रुपये का माल वापस किया। तो ये माल वापस हम दे रहे हैं। तो पहले हम खरीदे थे, परचेज था, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न हो रहा है। तो पहले हम खरीदे थे, अब हम वापस कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न हो रहा है। तो अगर परचेज रिटर्न हो रहा है, फिर से ध्यान दे लीजिएगा, पहले हम खरीदे थे, परचेज था, अब परचेज रिटर्न हो रहा है। तो मैं बता चुका हूँ माल दो टुकड़ों में टूटता है, परचेज और सेल। परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। फैंसी स्टोर को 500 रुपये का माल वापस कर दिया। तो माल जब खरीदते हैं तो हमारे पास आता है, और जब वापस करते हैं तो माल जाता है। तो टू परचेज रिटर्न, जाने के लिए माल क्या कर देंगे, क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन किसको वापस किया, फैंसी स्टोर और माल वापस। तो माल वापस तो क्या हो गया, क्रेडिट। फैंसी स्टोर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने माल वापस किया है, तो फैंसी स्टोर को माल मिला होगा कि फैंसी स्टोर ने माल दिया होगा, श्योर है फैंसी स्टोर को फिर माल मिलेगा। एक एक बात बेटा आप मजबूती से पढ़िएगा, नहीं तो आप दिक्कत में आएंगे। बार बार अभ्यास करिएगा तभी समझ में आएगा। फैंसी स्टोर को माल वापस किया, तो जब फैंसी स्टोर को माल वापस किया तो फैंसी स्टोर क्या हो गए, पाने वाले हो गए। तो फैंसी स्टोर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट, तो फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट, फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट, वो पाने वाले हो गए। कितने रुपए का माल वापस किया, 500 का। बीइंग गुड्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर को माल लौटा दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ चुका है, बिल्कुल आगे बढ़ जाता है। फिर कह रहे हैं फैंसी स्टोर को इनके हिसाब किताब के पूर्ण भुगतान में, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, अब यहाँ देखिए फैंसी स्टोर से आप कितने का माल खरीद चुके हो, 8,000 का। फैंसी स्टोर को कितने का माल वापस कर चुके हो, 5,000 का। 8,000 से माल खरीदा था, 500 का वापस कर दिया, मतलब अभी भी हमने उनसे कितने का माल खरीदा, 7,500 का, ठीक है। तो कह रहे हैं फैंसी स्टोर को उनके हिसाब किताब के पूर्ण भुगतान में कितने का भुगतान करना है, 8,000 का माल खरीदा है, 500 का माल वापस कर चुके हैं, तो वो तो पैसे देने नहीं हैं, वो काट के कितने पैसे देने हैं, 7,500। कह रहे हैं फैंसी स्टोर को उनके हिसाब किताब के पूर्ण भुगतान में 2% नकद छूट काट कर भुगतान कर दिया। तो उनको 7,500 देना था, 2% नकद छूट कट गई, मतलब 150। तो उनको टोटल कितना भुगतान कर दिया, 7,350। बात समझ में आई। फिर से देखिए, उनको देना था 8,000, क्योंकि भाई हम उनसे 8,000 का सामान खरीदे थे, लेकिन 500 का सामान ही वापस कर दिए, तो भुगतान करना है केवल 7,500। 7,500 में भी 2% की छूट मिल जा रही है। तो देना था फैंसी स्टोर को 7,500, 150 की मिल गई डिस्काउंट, तो हमें कैश केवल कितना देना पड़ा, 7,350। अब आप ऐसे समझिए, फैंसी स्टोर को भुगतान किया, तो फैंसी स्टोर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पाने वाला। तो जब फैंसी स्टोर को भुगतान किया तो फैंसी स्टोर के पास पैसा पहुंचा, वो पाने वाले हुए, तो फैंसी स्टोर अकाउंट डेबिट, फैंसी स्टोर को पैसा मिलेगा। उनको पूरा हिसाब किताब चाहिए ना, उनका पूरा हिसाब कितने का था, 8,000 का, 7,500 का। 7,500 का क्यों भाई, 500 तो रिटर्न हो चुका है, तो फैंसी स्टोर का हिसाब था 7,500, वो हो गए डेबिट। लेकिन उनके पास पैसा पहुंचा, फैंसी स्टोर को भुगतान किया, फैंसी स्टोर को हमने टोटल कितने का भुगतान किया, 7,500 का। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, फिर से ध्यान दे लीजिएगा। कह रहे हैं फैंसी स्टोर को उनके पूर्ण हिसाब किताब के भुगतान,
तो फैंसी स्टोर क्रेडिट थे 8,000 से, डेबिट हुए 500 से, मतलब अभी भी उनको कितना देना बाकी है 7,500। हम उनका पूरा हिसाब कर रहे हैं फाइनल। तो अब जब फैंसी स्टोर को हम पैसे चुका रहे हैं तो वो होंगे डेबिट, फैंसी स्टोर हो गए डेबिट। हमारे पास से पैसे आएंगे या जाएंगे? तो जब हम उनको भुगतान कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसे जाएंगे टू कैश। कितने रुपए हमें देने पड़े? देने थे 7,500, 2% कट गए तो मतलब हमें देने पड़े केवल 7,350। जो 150 नहीं देने पड़े वो हमें फ़ायदा मिल गया, डिस्काउंट हमें मिल गई। कितने रुपए? 150। कंफर्म? तो बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड हुआ और डिस्काउंट मिल गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से आपने इतना समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये किस तारीख को था? जून 10 को, जून 10 को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, भाई बड़े क्वेश्चंस के साथ आपको सिखाया गया है, कई सारे नियम एक साथ लाए गए हैं। चलिए हम देखते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, नकद बेचा कि उधार? और माल लिखा है, तो मैंने भी कहा था माल शब्द से एंट्री तो होने से नहीं, हम किससे एंट्री करेंगे? बेचा, सेल, और सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अब यहाँ मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, तो पहले ये डिसाइड करिए नकद बेचा कि उधार। पार्टी का नाम दिया है ना, तो उधार बेचा, और पार्टी का नाम है फिर पार्टी लिखी जाएगी। कौन सा अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? हमने उधार माल बेचा है, ठीक है, तो मंगलम के पास माल पहुंचा, तो मंगलम पाने वाले हो गए, मतलब डेबिट। मंगलम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का माल बेचा है? क्वेश्चन में दिया भाई 9,600 का। कितने का माल बेचा? 9,600 का। मंगलम पाने वाले हो गए, इसलिए डेबिट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। हमने माल बेचा है ना, तो माल से हम एंट्री नहीं करते, हम एंट्री करते हैं परचेज या सेल से। तो माल बेचा है इसलिए टू सेल्स अकाउंट। कंफर्म? तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई? मंगलम लिमिटेड को उधार माल बेचा है, कंफर्म, लेकिन उधार नहीं लिखा है। तो अकाउंट का ये पॉलिसी है, जिसको हम जानते पहचानते हैं उसका नाम लिखा है, मतलब हमने उसको उधार बेचा है, और जिसको हम जानते पहचानते नहीं हैं उसको हम नकद बेचेंगे। तो मंगलम लिमिटेड को माल बेचा 9,600 का, मतलब हमने उनको उधार माल बेचा। तो जब हमने उधार माल बेचा, माल से एंट्री तो हम कर नहीं रहे, बेचा, क्रेडिट होगा। किसको बेचा? मंगलम को। मंगलम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट। मंगलम पा रहा है इसलिए डेबिट। फिर आगे लिखा है स्वामी के लिए माल खरीदा। नियम क्या है? जब कभी व्यवसाय से कोई काम व्यवसाय के मालिक के लिए किया जाए उसे आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आहरण। जब व्यवसाय का स्वामी अपने निजी खर्चों के लिए व्यवसाय से कुछ निकाले उसे आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग व्यवसाय के लिए एक हानि होती है, ठीक है। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, आपने पढ़ा है ना, हानियाँ डेबिट होती हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या कहा है? व्यवसाय के स्वामी के लिए, लिखा है ना, स्वामी के लिए माल खरीदा। तो जब स्वामी के लिए माल खरीदा तो माल शब्द आया, नकद खरीदा कि उधार? माल खरीदा लिखा है ना,
तो नकद खरीदा होगा, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया। तो नकद खरीदा तो पैसे आपके पास से आएंगे या जाएंगे? जाएंगे, तो टू कैश, पैसे आपके पास से चले गए, ठीक है ना। लेकिन परचेज ना लिखकर हम यहाँ क्या लिख गए? ड्राइंग। क्यों? क्योंकि व्यवसाय के स्वामी के लिए खरीदा है। अच्छा, मंगलम लिमिटेड को कब माल बेचा था? जून 12 को। जून 12। ये कब दिया गया है? जून 16। कब दिया गया है? जून 16। तो ध्यान दीजिएगा, जब व्यवसाय के अच्छा, यहीं पे अगर रुपया निकाल लिया होता तो रुपया निकाल लिया, नकद माल खरीद दिया, बात वही हुई। तो जब हम व्यवसाय के स्वामी के लिए कुछ करेंगे तो उसे आहरण कहते हैं। जब व्यवसाय के स्वामी के लिए व्यवसाय से कुछ निकाल लिया जाए उसे ड्राइंग कहते हैं। अगर माल निकाला जाता है तो परचेज क्रेडिट होता है। याद रखिएगा, नियम याद रखिएगा, जब कभी व्यवसाय का स्वामी चाहे तो माल का आहरण करे, चाहे तो रुपए का, अगर रुपए का आहरण करता है तो व्यवसाय से पैसा निकल जाता है, मतलब कैश क्रेडिट होता है। और अगर माल का आहरण करता है तो फिर परचेज क्रेडिट होता है। यहाँ पैसा लेके गए हैं, माल खरीदे हैं, तो पैसा व्यवसाय से निकला है, फिर बाद में चाहे माल खरीदें चाहे हथियार, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ है कि व्यवसाय के स्वामी के लिए माल खरीदा, तो जब कोई काम व्यवसाय के स्वामी के लिए किया जाएगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, ड्राइंग बीइंग गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर, बीइंग गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है मॉडर्न टेक्सटाइल को दिए 1950। याद करिएगा, शुरू में मॉडर्न टेक्सटाइल से कितने का सामान खरीदा था? 6000 का। अभी उनको पूरा पेमेंट देना बाकी है मॉडर्न टेक्सटाइल को, लेकिन उनको हम कितने रुपए का सामान कितने रुपए भुगतान कर रहे हैं? 1950, और छूट पाई 50। मॉडर्न टेक्सटाइल को कह रहे हैं, मॉडर्न टेक्सटाइल को दिए, मॉडर्न टेक्सटाइल को दिया 1950, छूट मिली 50। तो मतलब जब उन्हें हम 1950 दे रहे हैं नकद और छूट भी मिल जा रही है 50, तो हमारा हिसाब कितने का पेड होगा? 2000 का। तो मॉडर्न टेक्सटाइल को हमने दिया है, तो एक पार्टी है मॉडर्न टेक्सटाइल, उसको पैसे मिल रहे हैं। वो कौन सी अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट का नियम भाई, मॉडर्न टेक्सटाइल नाम है तो नाम या संस्था, तो नाम या संस्था हो तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। मॉडर्न टेक्सटाइल को मिल गया तो मॉडर्न टेक्सटाइल अकाउंट डेबिट। तो मॉडर्न टेक्सटाइल को मिले हैं, वो भी कितने मिल गए? 2000। लेकिन आपके पास से रुपए गए केवल कितने? टू कैश। आपने उनको नकद कितना दिया है? 1950। आपको छूट मिली तो फ़ायदा है, डिस्काउंट। मैंने कल आपको बताया था डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, अगर छूट दिया तो डेबिट और अगर छूट मिली तो क्रेडिट। कंफर्म। मॉडर्न टेक्सटाइल को दिया, देखें 1950, छूट मिली 50, मतलब टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 2000 की। तो मॉडर्न टेक्सटाइल 2000 से डेबिट हो गए। तो याद रखिए, मॉडर्न टेक्सटाइल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है, पाने वाले को डेबिट करते हैं। पैसे हमारे पास से चले गए इसलिए क्रेडिट। और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, दिया हो तो डेबिट, मिली हो तो क्रेडिट। डिस्काउंट मिली है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। तो बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट मिल गई एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। ये बात, जर्नल अभी बंद नहीं हो रहा, केवल रेखा यहाँ तक खींची जाती है, जब फाइनली बंद करेंगे तब हम जोड़ लगाएंगे। आगे देखिए, मंगलम लिमिटेड को माल में ऊपर लिखा है मंगलम लिमिटेड से प्राप्त किए कितने रुपए? 6380। अच्छा, कुछ और है क्या? देखिए भाई, मॉडर्न टेक्सटाइल से माल खरीदा, अभी एक लाइन और है। ये किस डेट को था? जून 18 को। फिर अब जून 19,
जून 19 को क्या दिया गया है? मॉडर्न टेक्सटाइल से माल खरीदा, मॉडर्न टेक्सटाइल से माल खरीदा, पेमेंट की या फिर अगले दिन खरीद रहे हैं? मॉडर्न टेक्सटाइल से माल खरीदा, से माल खरीदा, तो माल शब्द आया, तुरंत ये खत्म, खरीदा मतलब परचेज डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। नकद खरीदा कि उधार? अगर नकद खरीदा है तो कैश आएगा, उधार खरीदा है तो पार्टी आएगी। तो मॉडर्न टेक्सटाइल से खरीदा मतलब पार्टी का नाम दिया है, उधार खरीदा। तो पार्टी ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पा रहा हो तो डेबिट, दे रहा हो तो क्रेडिट। तो ये मॉडर्न टेक्सटाइल देने वाले हैं इसलिए क्रेडिट हो गए टू मॉडर्न टेक्सटाइल। तो मॉडर्न टेक्सटाइल से हमने खरीदा है, ठीक है। कितने का? 3000 रुपये का माल खरीदा। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा। कहीं कोई दिक्कत? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आगे बढ़ जाते हैं। मंगलम लिमिटेड से प्राप्त किए, यहाँ देखिए मंगलम लिमिटेड को माल बेचे थे, कितने का? 9600 का। मंगलम लिमिटेड से प्राप्त किए 6380, मंगलम से प्राप्त किया, मंगलम से प्राप्त किया 6380 और छूट दी 120। मंगलम का हिसाब था, हमने मंगलम को सामान बेचा था, वो डेबिट था, हमें उससे पैसे मिलने थे। जब हमें उससे पैसे मिलने थे वो लाया, हमें पैसे दिया। कितने रुपए दिया? 6380 मंगलम लिमिटेड से प्राप्त किया। आप इतना ध्यान दीजिए, मंगलम दे रहे हैं, प्राप्त किया मतलब पैसे आए। ये कौन सा अकाउंट है? रियल। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पैसे आ रहे हैं ना तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिले हैं? 6380। छूट दिया है तो छूट दी है तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया? खर्च। और डिस्काउंट हमेशा क्या होती है? डेबिट, अगर खर्च हो तो। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? फिर से सुन लीजिएगा। मंगलम से प्राप्त किया, तो मंगलम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी, तो मंगलम तो क्रेडिट होगा। पैसे प्राप्त किए हैं तो रुपए हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए कैश हो गया डेबिट। छूट दिया तो छूट भी हो गई डेबिट, क्योंकि छूट जब दी जाती है तो डेबिट, छूट मिलती है तो क्रेडिट। यहाँ मिली थी ना क्रेडिट, ठीक है। तो टू मंगलम, मंगलम का हिसाब समाप्त हुआ। कितने का? 6500 का। उससे हमने 6380 पाए और 120 की छूट दे दी। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड, छूट दी है। कंफर्म? आगे बढ़ गए। कहीं कोई दिक्कत? हमें मंगलम लिमिटेड से मिले हैं तो 6380 मिले हैं और 120 की छूट दी है, तो टू मंगलम। तो मंगलम लिख के तब अकाउंट लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, फिर से कितने रुपए का? 2000 का। फिर वही एंट्री है जैसे अभी पीछे हुई थी। मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, तो नकद बेचा कि उधार बेचा? पार्टी का नाम दिया है तो उधार बेचा। तो मंगलम पाने वाले हैं कि देने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? हमेशा पाने वाले को ऋणी। मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, यहाँ 2000 का कह रहे हैं माल बेचा, ठीक है। तो बेचा है इसलिए क्रेडिट होगा, टू सेल, टू सेल। चलिए सेल्स अकाउंट, मंगलम लिमिटेड को माल बेचा, अब सेल्स है तो क्रेडिट होगा। और मंगलम को बेचा, मंगलम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? पाने वाले को ऋणी। तो मंगलम पा रहे हैं इसलिए वो क्या हो गया? डेबिट। कंफर्म? जब हमने माल बेचा है, मंगलम को बेचा है, तो मंगलम हो गए पाने वाले, तो मंगलम पाने वाले हो गए डेबिट। कितने का माल बेचा है? 2000 का, ठीक है। 2000 का मंगलम को माल बेचा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीइंग गुड सोल्ड, क्या लिखेंगे? बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल बेचा है, तो बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर से जान लीजिए, मंगलम लिमिटेड को माल बेचा
तो हमने मंगलम लिमिटेड को माल उधार बेचा है। तो जब उधार माल बेचा है तो भैया सबसे पहले बेचा है, इसलिए सेल क्रेडिट। मंगलम को बेचा तो मंगलम तो पाने वाले हो गए, पर्सनल अकाउंट डेबिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अशोक लिमिटेड को नकद माल बेचा। बढ़िया बात, अशोक लिमिटेड को नकद माल बेचा। हम इस चीज का कल जिक्र कर चुके हैं। पार्टी का नाम दिया हो तो उधार है, लेकिन यहां नकद भी लिखा है तो पार्टी खत्म। ठीक है, पार्टी का नाम दिया हो तो उधार है, लेकिन यहां पार्टी का नाम देने के साथ साथ नकद भी लिखा है तो पार्टी से फिर कोई मतलब नहीं है। फिर अशोक केवल डमी कैरेक्टर है। आप ये देखिए, नकद माल बेचा कितने का? 5,000 का। तो जब नकद माल बेचा तो एक पार्टी है नकद, रियल अकाउंट, माल मतलब बेचा तो क्रेडिट, ये तो सेल है। ठीक है, तो जब नकद माल बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और बेचा है इसलिए सेल्स। ठीक है, कितने का? 5,000 का, 5,000 का। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। नकद माल बेचा है तो ऑन क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है, वो उधार के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अशोक को नकद माल बेचा तो अशोक लिखा ज़रूर है, लेकिन जब नकद माल बेचा तो पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, फिर पार्टी वहीं पे हट जाती है। ठीक है, आगे आइए। मोहन ब्रदर को माल बेचा और उन्हें 10% व्यापारिक छूट दी। बढ़िया बात, मोहन ब्रदर को 10 माल बेचा, मोहन ब्रदर को 7,500 का माल बेचा। ठीक है, माल बेचा और 10% व्यापारिक छूट दी, ट्रेड डिस्काउंट। तो कल मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट वो होती है जो सूची मूल्य पर दी जाती है। कितने का माल बेचा? 7,500 का। कितने की छूट दी? 10%, 750 निकल गया। मतलब वास्तव में उनको हमने कितने का माल बेचा? 6,750 का। तो मैंने कहा था जब व्यापारिक छूट की बात आएगी तो घटा देंगे लेकिन लेखा नहीं करेंगे। तो हमें लेखा कितने से करना होगा? 6,750 से। ठीक है, अब क्या नियम बनेगा कि मोहन ब्रदर को माल बेचा, नकद बेचा कि उधार बेचा? माल बेचा तो टू सेल। ठीक है, माल बेचा है। मोहन ब्रदर को बेचा तो नकद नहीं बेचा है, उधार बेचा है, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है। और मोहन ब्रदर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, अकाउंट डेबिट। कितने का? 6,750 का। 6,750। 6,750 कैसे हो गए? व्यापारिक छूट घटा तो दी जाती है लेकिन उसका लेखा नहीं होता। तो मोहन ब्रदर को 7,500 रुपये का माल बेचा, लेकिन 10% व्यापारिक छूट पर, तो व्यापारिक छूट घटा देते हैं लेकिन उसका लेखा नहीं करते। तो बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 10% व्यापारिक छूट पर बेचा है। हाँ, डेट डाल दीजिएगा भाई, जून 25। कब है? जून 25। ये जून 24 को था। आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ अलग से इकट्ठे चीज़ें दी गई हैं। वेतन के 1,200 रुपये पैसे देंगे वेतन के लिए, तो पैसा, वेतन क्या होगा हमारे लिए? वेतन दिया तो वेतन हमारे लिए क्या है? खर्च है।
खर्च डेबिट होता है। सैलरी दी गई तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए खर्च है और खर्च डेबिट होता है। वेतन दिया कितने रुपए? 1200। आगे इतनी बात समझ में आई? वेतन दिया तो वेतन हमारे लिए क्या बना? खर्च बना। सामान्य व्यय, तो सामान्य व्यय खर्च है, खर्च डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सामान्य व्यय के कितने रुपए दिए हैं? 800। आगे, और मजदूरी दी, वेजेज भी हमारे लिए खर्च बना, वेजेज अकाउंट डेबिट। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कितने रुपए? 180, ठीक है। पूरी बात समझ में आई? फिर से जान लीजिए, वेतन दिया तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, वेतन हमारे लिए खर्च है। जनरल एक्सपेंसेस दिया, खर्च है। वेजेज दी, खर्च है। क्योंकि सब एक ही डेट पे हुआ है, कितनी डेट को? जून 30 को, तो सबको हमने एक साथ लिख दिया और सबके लिए हमारे पास से पैसे चले गए टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 2180 रुपये। तो बीइंग अमाउंट पेड, सबके लिए हमने भुगतान किया है, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। अब अंतिम लाइन है फर्नीचर पर हरास, एक नया नियम। हरास होता क्या है? किसी भी संपत्ति को प्रयोग करने के बाद उसके मूल्य में जो घिसावट होती है, कमी होती है, उसे ही हरास कहते हैं। और हरास संपत्तियों पर चार्ज होती है। तो हरास सदैव व्यवसाय के लिए एक व्यय माना जाए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, व्यय है तो डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और जब हरास चार्ज होता है तो संपत्तियां हमारे पास से जाती हैं, घिस जाती हैं। तो संपत्तियों पर चार्ज होता है तो टू असेट्स, याद रखिएगा। हरास जब भी चार्ज होगा संपत्तियों पर चार्ज होगा। तो संपत्तियां उतनी घिस जाती हैं, मतलब हमारे पास से चली जाती हैं, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए व्यय हो जाता है। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? 10%, अमाउंट दिया 600 रुपये का हरास चार्ज हुआ। तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज। कहीं कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे जर्नल का जोड़ लगेगा। और भाई हम क्षमा प्रार्थी, हम जोड़ लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने पीछे 3 पेज तो मिटा दिया है। आप शुरू से लेकर अंत तक पूरे का जोड़ लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको जर्नल के हमने कई नियम एक साथ पिरोकर समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे दोस्तों, अभी और नियम आगे आप मिलते जाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपसे एक बार में ना होगा, 2 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, लेकिन ये ज़रूर विश्वास है हमारा कि आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आएगी। आप एक एक लाइन, एक एक एंट्री को एक लेसन मानिएगा, उस तरीके से आप समझिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे। और ये मानिए कि आप खुद एक व्यवसाय हो तब, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे नियमित क्लास पा सकते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।